आज सच में ब्लैक मंडे हो गया। उम्मीद थी, फ्राइडे के जो कंडीशन थे उसके अकॉर्डिंग भी लगा था, आज सुबह के जो कंडीशन थे उसके अकॉर्डिंग भी लगा था एंड एक्चुअल मार्केट में ब्लैक मंडे हो गया पूरी दुनिया के लिए। हमारा मार्केट तो फिर भी कम गिरा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मार्केट खुली, आप लोगों ने उसको देखा नहीं होगा, लेकिन जब मार्केट खुली थी तो निफ्टी 50 5% डाउन था और मार्केट जब क्लोज हुई है तो निफ्टी 50 सिर्फ 3.24% डाउन है। अपने लोअर लेवल से एक तरीके से आप कह सकते हो निफ्टी 50 2% की रिकवरी निफ्टी 50 ने की है। 5% से ज्यादा नीचे गई थी जो कि वापस ऊपर आ गई, तो रिकवरी अच्छी हुई है निफ्टी 50 में, जिस कारण से हमें 3.24% डाउन मार्केट क्लोजिंग पे हमें देखने को मिला है। नहीं तो जिस तरीके के हालात थे 7-8% हमें दिखता डाउन निफ्टी 50। दूसरा, स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, मिड कैप इंडेक्स की बात करते हैं, तो हमारा मिड कैप 150 इंडेक्स 3.59% गिरा है, जो कि निफ्टी से थोड़ा सा ही ज्यादा है। जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 4% डाउन है एंड जो माइक्रो कैप 250 इंडेक्स है वो 4.33% डाउन है। तो निफ्टी के मुकाबले में बहुत ज्यादा ये सब नहीं गिरे हैं, और ये सब इतना कम गिरे हैं ये जरूर आश्चर्यजनक बात है। क्योंकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स जब मार्केट खुली थी सुबह में तो वो 10% डाउन था, 10%। और अभी अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप 100 की भी बात करते हैं तो 3.88% जस्ट डाउन है। तो जो स्टार्टिंग हुआ था हमारे मार्केट का वो बहुत ज्यादा पैनिक के साथ हुआ था, बहुत ज्यादा गिरावट के साथ हुआ था अक्रॉस द मार्केट। लार्ज मिड स्मॉल माइक्रो हर जगह भयंकर नीचे बिकवाली के साथ मार्केट के अंदर शुरुआत हुआ, लेकिन हर जगह रिकवरी देखने को मिली। लार्ज मिड स्मॉल माइक्रो हर जगह रिकवरी देखने के मिली है, हर जगह बाइंग हुई है और इसीलिए हमारा मार्केट काफी ऊपर आके बंद हुआ है जहां से शुरुआत हुई थी। फिर भी विक्स हमारा काफी ऊपर, एक दिन में 65.70% का जंप। ये मतलब पिछले 10 सालों में नहीं हुआ ऐसा, कोविड के टाइम पे भी ऐसा नहीं हुआ था कि एक दिन के अंदर 65% का जंप हमें देखने को मिल जाए विक्स के अंदर में। समझ सकते हो किस तरीके की वॉलेटिलिटी हमारे यहाँ पे थी आज। बहुत लोग विक्स के बारे में देखो, इंडिया विक्स क्या है? इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स। जो भी विक्स जहां का भी यूएस का भी होता है, हर मार्केट का होता है, तो विक्स का मतलब है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो विक्स बढ़ जाता है, मतलब विक्स जितना बढ़ा हुआ है मार्केट के अंदर में उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है। ट्रेडर्स इसको यूज करते हैं ट्रेड करने नहीं करने के लिए, ज्यादा विक्स ऊपर रहता है तो दूर रखते हैं मार्केट से अपने आप को। तो विक्स मतलब वॉलेटिलिटी इंडेक्स एंड 65% एक दिन में जंप करेंगे। अगर सेक्टर वाइज गिरावट की यहाँ पे हम बात करते हैं तो भाई साहब मेटल्स को तो छोड़ नहीं रहे। आज भी लगभग 7% मेटल डाउन था, पिछले सेशन में भी 6-7% मेटल डाउन था। इसके अलावा ऑटो लगातार पिट रहा है। जिस दिन से टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ था ऑटो पे, उस दिन से ऑटो इंडेक्स लगातार पिट रहा है। आज भी लगभग 4.25% डाउन था। फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब ये फिर चौंकने वाली बात है कि बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज गिरी हैं आज अच्छी खासी, 3.66% फाइनेंशियल सर्विसेज गिरी है। एफएमसीजी ने बचाया है, सिर्फ 1% गिरा है, 1.1% डाउन है, तो मैं कहूंगा बचाया ही है एफएमसीजी ने। आईटी 2.5% डाउन था, मीडिया 4% डाउन था, फार्मा 3.25% डाउन है, पीएसयू बैंक भी डाउन है, प्राइवेट बैंक भी डाउन है। पिछले सेशन में फ्राइडे को हमें बैंक्स ने बचाया था, आज प्राइवेट बैंक 3.47% डाउन है, रियलिटी 6% 5.5% डाउन है, हेल्थ केयर इंडेक्स भी, सारे इंडेक्सेस डाउन है। अब एक चीज यहाँ पे देखो, जैसे निफ्टी ऑयल एंड गैस डाउन है 2.79%। अब ये क्यों डाउन है भाई? तेल के प्राइस तो पिछले कई महीनों के लो पे चले गए हैं, ऑयल के, क्रूड ऑयल के प्राइस, और वो लो पे जाएंगे तो जो ऑयल वाली कंपनीज है उनको तो फायदा होंगी। फिर क्यों ये इतना गिर रही है लगातार? पिछले सेशन में भी काफी गिरी है, आज भी गिरी है। तो समझो कि ये जो गिरावट हो रही है ना, ये मतलब सेंटीमेंट के कारण ज्यादा गिरावट हो रही है। एक्चुअल में आगे चल के बिजनेसेस पे उतना इफेक्ट आए या ना आए, लेकिन अभी जो इकोनॉमिस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इतना इतना इफेक्ट आएगा, इतना नुकसान हो सकता है, इस कारण आने वाले समय में क्या होगा उसको एक्सपेक्ट करके अभी गिरावट हो रही है। और उस चक्कर में जो अच्छे कंपनी है वो भी गिर रही है, जिन कंपनी पे अच्छा असर होने वाला है वो भी गिर रही है, जिन पे टैरिफ का असर नहीं होने वाला है वो भी इंडस्ट्री गिर रही है, कंपनी गिर रही है।
तो इसीलिए जब क्रॉस द बोर्ड सेलिंग आती है तो बिना कारण का भी बिकवाली होते रहता है सेंटिमेंट खराब होने पे, और वही चीज हमें यहाँ पे दिख रही है। मतलब अभी ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि ऑयल वाली कंपनीज को फायदा होगा, बट फिर भी ऑयल वाली कंपनीज भी लगातार पिट रही है। इसलिए जो डराने वाली मतलब जो अपडेट है वो इंडिया से बाहर की है। जहां पे यूएस फ्यूचर्स की बात करते हैं, डाउ जोन्स के फ्यूचर्स की बात करते हैं, तो जब भी मार्केट होने के बाद मैं देख रहा था तो सिर्फ 2-2.25% ही गिरे हुए थे। लेकिन बीच समय में जब हमारा मार्केट ओपन था उस टाइम पे डाउ जोन्स लगभग 4% तक डाउ जोन्स के फ्यूचर्स डाउन चले गए थे, और उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि आज यूएस बाजार खुलेगा तो लगभग वो भी नीचे 5% ही खुलेगा। लेकिन डाउ जोन्स के फ्यूचर्स में काफी रिकवरी देखने को मिली है। अब देखते हैं फिर आगे चल के गिरावट होती है या नहीं, लेकिन यूएस मार्केट निगेटिव में डेफिनेटली खुलेगा। वो तो ऑलमोस्ट गारंटेड ही है कि खुलते खुलते यूएस मार्केट भी काफी ज्यादा गिरेगा। यूरोप की बात करते हैं, भयंकर रिकवरी हमें यूरोप के बाजार में भी देखने को मिली है। मार्केट क्लोज होने के बाद जब मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था वीडियो बनाने के लिए, तो जो एफटीएसई है जो यूके का है इंडेक्स, वहां पे 3.6% की गिरावट। जो सीएसई है फ्रांस का इंडेक्स है वहां पे 4.25% गिरावट, एंड जर्मनी डैक्स वहां पे 3.5% की गिरावट। लेकिन हमारे मिड मार्केट में जब हमारा मार्केट खुला हुआ था उस टाइम पे जो इंडेक्सेस थे ऑलमोस्ट 6-7% तक नीचे गिरे पड़े थे। इनके अंदर भी अच्छी खासी रिकवरी हुई है। इसके बाद अगर एशियाई बाजारों की बात करें तो रिकवरी यहां पे हो ही नहीं रही है। मतलब उधर यूएस के फ्यूचर्स में भी रिकवरी हुई, यूरोपियन मार्केट्स में भी रिकवरी हुई, लेकिन एशियन मार्केट्स तो और ज्यादा गिरते जा रहे हैं, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। जैसे जापान की बात करते हैं तो लगभग 8.5% डाउन है, बहुत ज्यादा है। स्ट्रेट टाइम्स की बात करते हैं, सिंगापुर की बात करते हैं, 8% डाउन है। हैंग सेंग हांगकांग की बात करते हैं, 15% से ज्यादा सिंगल डे में इंडेक्स गिरा पड़ा है। 15-15% से ज्यादा। सोच लो निफ्टी 50 अगर 15% गिर जाए सिंगल डे में, बाप रे, मतलब भयंकर त्राही त्राही सब तरफ एकदम कोहराम मच जाएगा। 15% अगर सिंगल डे में गिर के मतलब गिरा रहे तो। इसके बाद ताइवान 10% से ज्यादा, लगभग 11% टच करने वाला है ताइवान। एक दिन में ताइवान का इंडेक्स लगभग 11.25% गिर गया। इसके बाद साउथ कोरिया लगभग 6% डाउन है। इसके बाद चाइना, संघाई, चाइना पे तो असर ही नहीं दिख रहा था टैरिफ का। जिस दिन टैरिफ लगी, एक्स्ट्रा टैरिफ लगी, मतलब उस दिन मार्केट नहीं गिरी इसकी जितनी मार्केट आज गिरी है। 7.93 लगभग 8%। मतलब ऐसा फील हो रहा था कि यूएस टैरिफ लगाया जा रहा है, चाइना के बारे में उल्टी सीधी बातें किए जा रहा है, लेकिन चाइना के मार्केट को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उससे। और अचानक आज मंडे को होके 8% एक ही दिन में टूट गई। हो सकता है ग्लोबल सेंटिमेंट के कारण गिरी कि सब तरफ गिर रहे हैं तो चलो हमारे मार्केट भी गिर जाए, अच्छा हो। 8% एक दिन में चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमी का, जापान जैसी बड़ी इकोनॉमी का 8% मार्केट टूट रहा है। तो डेफिनेटली जो एशिया के बाजार हैं उनका हाल सबसे बुरा है। और एशिया के जो बाजार हैं सारे, जो मतलब मेन इंडेक्सेस हैं, उन सब में सबसे कम हमारा निफ्टी 50 ही गिरा है। कहा सब मतलब 6%, 8%, 10%, 15% गिर रहे हैं, हमारा निफ्टी 50 सिर्फ 3.25% पे क्लोजिंग दिया है। हमारी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, एंड इतना बुरा सेंटिमेंट होने के बाद भी इतना कम गिरा है हमारा मार्केट, या सोचो हमारा मार्केट कितना स्ट्रांग है। अब ये हो सकता है कि कल और गिर जाए, या अभी तो पिछले 1-2 सालों में तो यही देखने को मिला है कि हमारा जो इंडियन मार्केट है एक दिन में कभी भी 3%, 4% गिरा है तो उसके अगले दिन उतना ही हैवी जंप भी आता है। अब अभी के टाइम पे सिचुएशन थोड़ा चेंज हो चुका है, तो देखते हैं कल जंप आता है या नहीं आता है, बट फिर भी ग्लोबल पेयर्स के मुकाबले में अपने जो हमारा मार्केट है वो काफी स्ट्रांग अभी बना हुआ है। अब बात करते हैं जो ये टैरिफ है उसको लेकर क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे। तो कई सारे, पहले तो बात कर लेते हैं चाइना के बारे में, मैंने अपडेट किया था, वो झगड़ा करेगा भाई, वो यूएस से लड़ेगा। उसने भी 34% का टैरिफ एडिशनल लगा दिया, इन्वेस्टमेंट वगैरह भी बंद कर दी, मतलब काफी सारे वहां पे वो यूएस के अगेंस्ट में अपने कदम उठा रहा है। यूरोपियन यूनियन भी रिटेलिएट कर रहे हैं, और यूरोपियन यूनियन तो पूरा मतलब प्लानिंग करके यूएस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो यूयू है, यूरोपियन यूनियन, वहां पे पूरा मीटिंग वगैरह चल रही है कि ट्रंप की जो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं वहां से जो एक्सपोर्ट होते हैं बाहर यूयू की तरफ, उन पे टैरिफ लगाएंगे, मतलब पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाएंगे। इस तरीके की बातें हो रही है। यूरोपियन यूनियन भी रिटेलिएट करेगा, वो भी टैरिफ लगाएगा, 1-2 मीटिंग्स होंगी, वहां पे पास होगा सब कुछ, देन यूएस के ऊपर यूरोपियन यूनियन
टैरिफ लगाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूएस के अंदर में खुद क्राइसिस हो रहा है, वहां पे लगभग हर स्टेट के अंदर में ट्रम्प के इस मूवमेंट के लिए वहां पे प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। मतलब शांतिपूर्ण पीसफुल ही प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन काफी हेवी प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी को कितना नुकसान पहुंच रहा है। जो पवेल साहब हैं, जो फेड के चेयरमैन हैं, वो कह रहे हैं कि इतना नुकसान हो सकता है इकोनॉमी को इस टैरिफ के कारण, मुझसे मत पूछो, मैं नहीं बता पाऊंगा कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, हो सकता है। तो हर हर जगह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए, लेकिन ट्रम्प कुछ नहीं मानने वाले, कुछ नहीं सुनने वाले। ट्रम्प का सीधा सीधा कहना है कि बीमारी होती है तो उसके इलाज के लिए दवाई की जरूरत होती है, और जो ट्रेड डेफिसिट अमेरिका के ऊपर है, उस बीमारी के इलाज की यही दवाई है, और दवाई काम कर रही है। कई सारी कंट्रीज हमसे नेगोशिएट करने के लिए बात कर रहे हैं। तो ट्रम्प का मानना बिल्कुल नहीं है कि उनके कारण मार्केट्स खराब हो रहे हैं, इकोनॉमी को नुकसान पहुंच रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंच रहा है, ऐसा ट्रम्प का बिल्कुल नहीं मानना है। अब हमारी कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, तो हमारी कंट्री के अंदर भी डेफिनेटली रिटेलिएट करने का कोई प्लान नहीं है। हमारी कंट्री कोई भी झगड़ा झंझट लड़ाई नहीं करना चाहती यूएस के साथ। बातचीत पहले से चल रही है और उसका हमें फायदा भी मिलेगा, ऐसा ऑफिशियल का कहना है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, ऑफिशियल का नेम या किस पोस्ट पे है ये नहीं बताया गया, वो अपने आप को छुपा के रखना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है, ये स्टेटमेंट है कि बातचीत पहले से भी हो रही थी, अभी भी बातचीत हो रही है, और जो ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह होंगे, सेटलमेंट वगैरह होंगे, उस पर बातचीत की जाएगी और इसको सेटल करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि व्हाइट हाउस से जो ऑफिशियल पेपर आया है, मतलब उसका टैरिफ का, उसके ऊपर है ऐसा ऑप्शन कि अगर हम बातचीत करते हैं और मतलब टैरिफ को लेके, हमारा जो टैरिफ लगता है उसको लेकर ठीक से सब कुछ करते हैं, तो यूएस टैरिफ कम कर सकता है इंडिया के ऊपर। ऐसी चीजें हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारे लिए है। अब ग्लोबल मार्केट के अंदर अचानक से सेंटीमेंट सुधरे, इसके लिए बस एक ही चीज हो सकती है कि ट्रम्प साहब आके कुछ कह दें कि हाँ बातचीत हो रही है, चलो ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ था उसको 90 डेज के लिए या 6 महीने के लिए इसको आगे बढ़ा देते हैं। ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे देते तो कल से मार्केट सुधर जाती। बट अभी के लिए जो सारी सिचुएशन ग्लोबली चल रही है, यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि कई सारे, जैसे यूरोपियन यूनियन स्ट्रांग है, वो भी भाई, चाइना भी स्ट्रांग है, तो बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज हैं वो यूएस के लिए रिटेलिएट कर रही है, कनाडा भी उधर से रिटेलिएट कर रहा है। तो मतलब लड़ाई हो रही है, ट्रेड वॉर हो रहा है, और मार्केट कब सुधरेगी, कई लोग आप में से पूछ रहे थे। तो भाई सही में ये चीज किसी को नहीं पता। अगर कोई आपको ये बता रहा है तो वो झूठ बोल रहा है आपको, क्योंकि कब क्या ट्रम्प कर देंगे ये कोई नहीं जानता, और यहाँ पे कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकता, ना कोई टेक्निकल एनालिसिस कर सकता है, क्योंकि अभी फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों से अलग मार्केट चल रही है। वो मार्केट चल रही है सेंटिमेंट पे। तो अभी चुप करके बैठने में ही भलाई है। अभी कुछ कोई जो भी आपसे कुछ कहेगा कि हाँ इस महीने से इस डेट से सही हो जाएगी मार्केट, वो झूठ ही बोलेगा। इसके अलावा कई लोग लमसम के लिए कहते हैं, देखिए लमसम एक बार में पूरा पैसा डालने की चीज ही नहीं है इस मार्केट के अंदर। आपको वैसे ही डालना पड़ेगा जो मैंने बार बार बोला है, वीकली बेसिस पे अपना पैसा को डिवाइड करो, वीकली बेसिस पे डाल दो। इस हफ्ते कुछ डाला, उसके अगले हफ्ते कुछ डाला, उसके अगले हफ्ते कुछ डाला, ऐसे करके 10-15 हफ्तों में उसको बांट के डाल दो। या फिर कर सकते हो कि लमसम का चक्कर छोड़ो, अपनी एसआईपी की अमाउंट को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, जितना पैसा आपके पास है उसके अकॉर्डिंग। अगर बिल्कुल पैसा नहीं है, नॉर्मल जो एसआईपी चल रही है उसको चलने देना है और चुप करके बैठना है। ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा दिक्कत हो रही है, अपने ऐप को अनइंस्टॉल कर दो, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सेंटिमेंट खराब है और ये मूड जब तक खराब रहेगा यही हाल होगा। और देखो यही सब सिचुएशन का फायदा बड़े इन्वेस्टर, एफआईएस वगैरह भी उठाते हैं, मार्केट को डंप करके और नीचे के लेवल पे माल उठाने के। तो आप लोग बेचोगे या कोई भी बेचेगा, देखो एफआईआईज अभी बेच रहे हैं, आप भी उसके साथ बेचोगे, मार्केट डंप होगी, फिर नीचे आके एफआईआईज खरीद लेंगे, लेकिन आप उस लेवल पे डर के मारे खरीद नहीं पाओगे। फिर जब मार्केट ऊपर आएगी तभी आप खरीद पाओगे। तो इसलिए चुप करके बैठने में ही भलाई है, अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का गोल है तो। और अगर शॉर्ट टर्म का गोल है तो फिर भाई वो तो आपकी मर्जी, आपने क्यों किया है। कई लोग ये कह रहे थे कि एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी वो सही होगा। भाई एस्ट्रोलॉजर ने 6 महीने पहले की भविष्यवाणी की थी,
प्रिडिक्शन या भविष्यवाणी सही वो है कि चलो दिन छोड़ो, महीना जो बता दे उसमें गिरावट हो जाए। महीना बताया था 6 महीना पहले का, और गिरावट भी 26% की बात हुई थी। निफ्टी 50 तो हमारा अभी तक 26% नहीं गिरा। तो एस्ट्रोलॉजर की बात कहीं से सही नहीं है। एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में मत पड़ना फिर से, मतलब मत फंस जाना एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सारी अभी तक की अपडेट्स और इंफॉर्मेशन थी। सबसे सटीक, सबसे सही तरीका यही होगा आपके लिए कि आराम से, पैसा नहीं है जो एसआईपी चल रही है उसको चलने देना और बैठना। पैसा है वीकली उसको डिस्ट्रीब्यूट करके इन्वेस्ट कर देना, बिना किसी चीज का झंझट लिए हुए कि आज 4% गिरा तो किसी दिन 4% चल गया, उसके वो भी नहीं तो बस एसआईपी की वैल्यू को डबल ट्रिपल करके अपना छोड़ दो। महीना वाइज भी पैसा जाते रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जो खराब महीने होते हैं, समझ लो, सुनो इस चीज को, जो खराब महीने होते हैं वही लो प्राइस पे, कम प्राइस पे एनएवी एक्यूमुलेट करने के डेज होते हैं, जो आगे चल के, अब ज्यादा समय तक मार्केट जब खराब होगा तो उसके बाद जब रैली भी आएगी तो फटाक से मार्केट शूट अप भी करेगा। तो अभी जो एक्यूमुलेट होगा एनएवी, वो वहां पे प्रॉफिट देगा। तो यही चीज है, यही इंफॉर्मेशन थी। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी।